Uh, so hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal, and this is Sandeep Bhaiya and welcome to this course Mission AMU 2024 and I hope जिन लोगों ने भी इस बैच को परचेज कर लिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपने पहला स्टेप अपना ले लिया अपने लाइफ का जो आपको लेना था, ठीक है। तो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? वॉइस आ रही है मुझे सबको? मेरी वीडियो आ रही है? ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग इज क्लियर? ओके गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे और आज बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम है। अब तुम सोच रहे हो कि आज क्या पढ़ाएंगे, तो भाई साहब मैं कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी और कब कब चलेंगी और क्लास का टाइम टेबल क्या होगा। और मेनली ये है कि भैया आपके फिजिक्स का, जैसा कि आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? आई थिंक सारे तो जानते ही होंगे, 90% लोग जान ही रहे होंगे। कितने लोग जानते हैं गाइस मुझे? कैसे लगे लेक्चर्स ब्रो? ओके ओके, थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट। एक्चुअली तो तुम्हें पता ही होगा मैं क्या पढ़ाता हूँ। आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर और मैं इस बैच में आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फिजिक्स से प्यार है? कोई ऐसा है फिजिक्स लवर या सब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले हो? कोई है? अरे कोई है कि नहीं? कई लोग तो कह रहे होंगे सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, गलती से इंजीनियरिंग के ट्रैक पे आ गए हैं, शादी वादी हो नहीं रही थी, सोच सुना था कि शादी में ज्यादा दहेज इंजीनियर्स को मिलता है तो चलो भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसा ऐसा थीम लेके तो नहीं आया हो ना गाइस? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी ऐसा थीम होगा ना तो फिर भी दहेज, सच बात है कि इंजीनियर्स को दहेज अच्छा खासा मिलता है, तो परेशान मत हो। दहेज दहेज तो खैर बहुत पुराना हो गया, अब दहेज नहीं मिलता है, अब गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट दहेज की जगह। बट आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, मैं इसके खिलाफ ही हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के इस सेशन में हम सिंपल फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो फिजिक्स है भाई साहब बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और सच में तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, अगर तुम्हें सच में फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर फिजिक्स की तरफ तुम्हारा रुझान होगा तो प्यार तो हो ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं एएमयू के बारे में बता दूं। तुम में से सारे लोग जान ही रहे होगे, है ना? अरे जानते हो ना एएमयू के बारे में? एक सपना था। किसका? अपने बाबा जी सर सैयद अहमद खान जी का सपना था। और ये जो सपना है, ये जो एएमयू है, इट्स नॉट ओनली अ इंस्टीट्यूट, इट्स इमोशन ऑफ मैनी ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ से जाने कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, इवन मतलब बहुत काफी बड़े, मतलब हमारा जो एलुमिनाई नेटवर्क है काफी बड़ा है, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे यहाँ के लोग हैं। तो एएमयू अपने आप में, मतलब तुमने देखा था प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने क्या बोला था? इट्स अ मिनी इंडिया। तो एएमयू वो चीज है। हालांकि तुम अगर यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत आओ कि इंजीनियरिंग ही करना है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, एक अलग कल्चर सीखने को मिलेगा, और यहाँ का जो एक ट्रेडिशन है ये बहुत ही खास बनाता है। मतलब यहाँ की तालीम तो अच्छी है ही, पर हमें तहजीब भी यहाँ सिखाई जाती है। तो एएमयू इस मामले में काफी बहुत, मतलब बहुत ही शानदार है। और मैं तो एएमयू से ही बीटेक हूँ और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। मेरे 4 साल जो एएमयू में गुजरे बहुत ही अच्छे थे एंड मुझे मजा आया। मे बी जब तुम आओगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। अब देखते हैं तुम में से कितने लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, आई डोंट नो। बट चलो आगे बढ़ने से पहले पहले मैं बता दूं, चूंकि आप लोग इंजीनियरिंग के कोर्स में आना चाहते हो तो आप में से सबको पता ही होगा कि कौन कौन सी सीटें हैं। तो देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। जिसमें से तुम्हारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब केमिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल काफी ओल्ड बैच पुराने हैं। पर एआई हो गया, फूड हो गया, और ये जो तीन है ना, जैसे एआई है, फूड है, और तुम्हारा पेट्रो भी नया ही है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये अभी नए स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, एआई की फीस थोड़ी ज्यादा है और ये ऑटोमोबाइल की भी फीस ज्यादा है, फूड की भी फीस ज्यादा है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो गाइस गेस करो फर्स्ट ईयर में कितना लगता है? कॉशन मनी वगैरह लेके, हॉस्टल वगैरह लेके मात्र 21,000 फीस लगता है। समझ रहे हो?
तुमने बीटेक में इतना कम फीस कहीं देखा है? कुछ गिने चुने भारत के ऐसी संस्थानें हैं जहां पे लगता है, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और दिल्ली का एक कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत ही सस्ते में बीटेक कराते हैं, और वो भी काफी शानदार प्लेसमेंट के साथ। तो एक ऐसा कॉलेज है जिसकी एक्चुअल फीस 8,000 है। सेकेंड ईयर में जब जाते हो तो मात्र साल का 8,000 देते हो, उसमें भी तुम्हारा हॉस्टल फीस इंक्लूडेड होता है, सिर्फ और सिर्फ मेस चार्ज देना पड़ता है। तो इतना तो इससे ज्यादा तो बीएससी में ले लेते हैं, है कि नहीं गाइस? अरे बोलो। बीएससी में भी भाई साहब इससे ज्यादा फीस लगता है। थर्ड ईयर में भी 8,000 है। हाँ, अगर तुम सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में जाओगे तो ये जैसे तुम्हारा फूड हो गया, इसमें 39,000 40 के है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओगे तो 65 के है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, तो ये भी एक तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ये तुम्हें मामला समझ में आया? ओके, अब बताओ सबसे बेस्ट ब्रांच यहाँ की कौन सी है, जहां सबसे बढ़िया प्लेसमेंट होता है? दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद से जो दूसरा सबसे बढ़िया ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तुम्हें पता है मैंने अपनी बीटेक किस में करी है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओह, बच्चे जान गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो ठीक है सब, उसके बाद लोग इलेक्ट्रिकल को प्रीफर करते हैं, फिर मैकेनिकल, फिर अपना केमिकल, सिविल, फूड, बहुत सारी हैं। पर यहाँ का सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स मशहूर है। अभी एआई का प्लेसमेंट निकला नहीं है, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ कहूंगा नहीं। और एआई वगैरह एनबीए से एग्रीडिगेटेड नहीं है, बट दूसरी ब्रांचेस एनबीए से एग्रीडिगेटेड हैं। ओके, बात समझ में आया? एएमयू के बारे में तुम्हें कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा, जब कॉलेज चूज करने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा कि एग्रीडिगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है, अगर तुम्हें अपने क्लास में अपने यहाँ 10th या 12th चलाना हो तो किसी ना किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना पड़ता है ना। वैसे ही यहाँ पे एग्रीडिगेशन और अप्रूवल होता है। एआईसीटी से अप्रूवल लेना होता है, यूजीसी से अप्रूवल लेना होता है। इसके बारे में बहुत सारी अपने यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूं तो पहली बात, तुम सब एलिजिबल हो ना एग्जाम के लिए? कोई ऐसे ही तो मुंह उठा के नहीं आ गया है? अरे बोलो, एलिजिबल हो ना? एग्जैक्टली, गुड गुड। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है कि पहली बात, आपका एज 24 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आप चाचा की उम्र के नहीं होने चाहिए। और दूसरा, आप 12th सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपका या तो 12th होना चाहिए, और कितने से 50% मार्क्स से 12th होना चाहिए। या तो आपने 12th किया तो भी आप एलिजिबल हो, और या फिर कई बार पूछते हैं मुझसे डिप्लोमा वाले कि भैया मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो देखो, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन डिप्लोमा? जो एएमयू से डिप्लोमा किया है वही एलिजिबल है। अगर कोई बंदा जामिया से डिप्लोमा किया है या किसी यूपी के कॉलेज से डिप्लोमा किया, अदर देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। बट अगर कोई बंदा 12th किया है, तो चाहे वो एएमयू से 12th किया हो या कहीं से भी 12th किया हो, यहां पे एलिजिबल है। बात समझ में आ रहा है गाइस? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका क्लियर होना चाहिए, तभी ये बैच आपके लिए फायदेमंद है, वरना कुछ खास फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया अच्छा, हमें बैच ले रहे हैं, हमने बैच ले लिया, तुम लोगों ने तो ले ही लिया है, पर जो नहीं लिया है मैं उनके लिए भी बोल दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमें बैच ले रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप हमारा काम कराई दोगे, हमारा सिलेक्शन कराई दोगे? तुम में से किसी को डाउट है क्या? हाँ, डाउट होना भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, बट फिर भी तुम्हारे मैं सहानुभूति के लिए मैं बता देता हूं कि एसटीबीजी एकेडमी जो है, यहाँ पे जितने टीचर्स हैं सारे के सारे एएमयू से ही बीटेक हैं, और ऑलमोस्ट हमारी टीम जो है काफी अच्छी है, काफी पावरफुल टीम है, जो इस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए मतलब सफिशियंट है। और सिर्फ एक साल का बात नहीं है, पिछले मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर से था तब पहला बैच स्टार्ट किया था एएमयू बीटेक का, तब पहला बैच स्टार्ट किया था। और मेरे बैच में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जो रेगुलर आते हैं, ऑलमोस्ट सबका एडमिशन हो जाता है। अच्छा, जो उसके बाद भी बच जाते हैं उनका मैं कहीं ना कहीं एडमिशन करा देता हूं इंजीनियरिंग में, क्योंकि तुम अगर कभी यूट्यूब चैनल खोल के देखो और तुम बस ये जाके देखो कि मतलब नंबर 1 काउंसलर कौन है जो बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन करा ही देता है, तो तुम्हें निकल के आएगा, एक निष्कर्ष जब निकालोगे तो निकल के आएगा कि उसमें से एक भैया अपने संदीप भैया भी हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई एसटीबीजी में आया तो उसका एडमिशन फिक्स है 100%, चाहे एएमयू में हो या यूपी के किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में हो या किसी और स्टेट के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, पर एडमिशन तो पक्का है, बशर्ते
तुम जितना मेहनत करोगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, उतना बढ़िया ब्रांच मिलेगा। तुम खराब कबाड़ा सा मेहनत करो तो हम कॉलेज एडमिशन तो फिर भी करा देते हैं, लेकिन फिर कबाड़ा सा ही कॉलेज रहेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, कोई बच्चा मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसका साल बर्बाद होता है, साल तो हम बर्बाद कभी होने ही नहीं देते हैं, एडमिशन हो जाता है। तो ये तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम कितना मेहनत करते हो। तुम एएमयू के कंप्यूटर साइंस जैसा मेहनत करो, हम कंप्यूटर साइंस दिलवाएंगे। और ऑलमोस्ट अगर तुम कभी पीवाईक्यू वगैरह देखो तो पिछले बार भी जब एग्जाम हो गया था तो उसके बाद मैंने पेपर सॉल्व कराया था, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे ही चैनल पे पड़ी हुई है, तुम जाके देखना। मैंने खुल के बोला था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे नोट्स से लड़े हैं। अगर फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से उठा उठा के आया था तो हमारे से उठा उठा के आया था। इतने सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से उठा के आते हैं, तो ये अपने आप में एक है कि भाई हम लोग समय देते हैं, हमने कंटेंट बनाने में टाइम दिया है। ऐसे ही नहीं बना दिया है मुंह उठा के कुछ भी बना दिया और बच्चा बस पढ़े जा रहा है, घिसे जा रहा है और उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो एसटीपीसी इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर एएमयू, और सिर्फ एएमयू बीटेक ही नहीं, इस साल तो एएमयू क्लास 11th, जामिया डिप्लोमा और जामिया क्लास 11th भी आ रहा है। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो लोग अभी तक हमारा प्लान ज्वाइन नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से आप लोग को प्ले स्टोर से एसटीपीसी एकेडमी डाउनलोड करना है और वहां से जाके प्लान बाय कर लेना है। बाकी आपकी आगे की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, जो होगा हम देख लेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया क्लास में क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हो। तो पहली बात तो डेली 3 क्लासेस होंगी, ठीक है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब फिजिक्स में ऑलमोस्ट 100% मैं ही कंप्लीट कराने वाला हूं। केमिस्ट्री में 2 टीचर हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हैं, और एक तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले सर से तो तुम मिलाए होगे, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो टीचर हैं वो भी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ही हैं, और ही इज फ्रॉम आईटी लखनऊ। और मैथमेटिक्स के भी 2 टीचर हैं, और एक से तो तुमने मिल लिया, और एक जो हमारी टीचर है ही इज फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। तो ठीक है, तो हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, 4-5 लोग मिलकर पढ़ाने वाले हैं। अब कौन टीचर एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट लेने वाला है, इसमें तुम्हें इसका जो शेड्यूल आएगा वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स के साथ तुम्हारा कम्युनिटी ग्रुप भी होगा, जहां पे टीचर तुम्हारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। और क्लास में सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि तुम्हें माइक मिलता है ताकि तुम अपने क्वेश्चन को पूछ पाओ। आज तक किसी प्लेटफॉर्म ने तुम्हें ऐसा दिया? बोलो भाई, वो देंगे भी नहीं वो देंगे भी नहीं, बट कोई बात नहीं, हम देंगे, ठीक है। और ना तुम ऐसे मतलब शर्माना नहीं यार। देखो ऑफलाइन में तुम शर्माते हो बोलने में, मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं भी था तो शर्माता था, और पहले इसलिए शर्माता था, मैं सोचता था यार सवाल पूछ रहा हूँ कहीं लल्लू पंजूसा सवाल ना हो, है कि नहीं? ऐसा तुम्हारे मन में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? अरे आता है कि नहीं आता है? कोई सवाल पूछते हो टीचर से तो तुम्हारे मन में आता है कहीं लुल्ल सवाल ना हो, होता है ना? अच्छा, इससे भी ज्यादा ये होता है कि कई लड़के ये सोचते हैं कि अरे यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लड़कियां क्या सोचेंगी ठीक है, तो ऐसा तुम्हें यहाँ नहीं सोचना। अरे कौन सा तुम्हें कोई देखने वाली है कि नहीं? देखने वाली तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ना। तुम्हें जो मन में आए पूछो, हाँ, लेकिन सार्थक सवाल पूछना, निरर्थक सवाल मत पूछना। तुम्हारे मन में जो डाउट है पूछो, और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां तो इससे ज्यादा सोचती हैं। तुमने क्लास में लड़कियों को खड़े होते हुए खड़ा होकर कुछ पूछते देखा है? अरे बोलो भाई, नहीं देखा ना? अरे वो पूछती नहीं है, अब पता नहीं कौन से उसमें खोई रहती हैं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि भैया सिलेक्शन से ही क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है, शर्माने से कल्याण होने वाला नहीं है। तो तुम्हारे पास माइक है, जो नहीं समझ में आ रहा है हम टाइम दिया करेंगे, उस टाइम में तुम्हें पूछना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा रेगुलर रहता है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी होती है 80 to 90% कि अगर कोई बच्चा रेगुलर है, अगर कोई बच्चा रेगुलर है, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर कोई है और इफ इज रेगुलर, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है 80 to 90%, अगर वो एवरेज है तो। एवरेज भी है तो भी 80% से ज्यादा। और अगर कोई बच्चा इरेगुलर है और वो अपर देन एवरेज है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम होती है, या फिर उसके मनचाहे ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी 50% से कम हो जाती है। हो सकता है वो अच्छा बच्चा था निकाल लिया, लेकिन वो उससे अधिक ज्यादा बेटर कर सकता था अगर वो रेगुलर रहता। तो रेगुलरिटी का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, मुझे पता है, मैं ज्ञान दे रहा हूं। तुम में से इतने नखादे होगे जो रेगुलर नहीं रहोगे, तुम उसे लिख के ले लो। अभी तुम लोग बहुत सारे लोग सुन रहे होगे, और उसके बाद भी, मेरे समझाने के बाद भी तुम्हारे कानों पे जू नहीं रेंगने वाला है, और तुम करोगे वही जो तुम्हारे दिल में होगा, जो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे चलो यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे,
क्या है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग हम 2x पे करके देख लेंगे, है ना। यही तुम्हारे मन में आ रहा होगा और बहुत सारे लोगों के मन में आता है, पर उन्हें नहीं पता है, फिर जिंदगी भी उन्हें 2x में करके भगाती है फिर समझ में नहीं आता है, जब एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना होता है ना तो समझ में नहीं आता है। तो क्या है ना यार, कुछ चीजें होती हैं जहां पे हमें टाइम देना चाहिए, तो वहां टाइम दिया जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जहां हमें टाइम कम देना चाहिए और तुम लोग वहीं जाके टाइम देते हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि भले मैं धीरे पढ़ाऊं या तेज, भाई क्लास रेगुलरली करना है, ठीक है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि भैया हम रिकॉर्डिंग देखते हो, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, तुमसे हम पैसा पहले ले लेते हैं, अगर रिकॉर्डिंग तुम देखोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा कि मेरा, बोलो। अरे बताओ भाई। अबे गधेड़ो, मेरा भी होगा। अगर टाइमली तुम क्लास करोगे तो अच्छी रैंक लेके आओगे, क्लास नहीं करोगे तो रैंक नहीं लेके आओगे, है ना। टीचर की जो खुशी होती है किसमें होती है, कि हम एक अच्छे टीचर कब कहे जाएंगे, जब हमारा सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होगा, जब हम जो डिलीवर कर रहे हैं बच्चा ज्यादा ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा है, हम जो बता रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है। अब अगर बच्चा रेगुलरली क्लास में नहीं आएगा तो इंटरेक्ट कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा इंटरेक्ट, तुम बताओ। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो क्या तुम मोशन का सवाल पूछोगे या ग्रेविटेशन का सवाल पूछोगे, नहीं ना, क्योंकि उसका कहीं तुक ही नहीं बनेगा, है कि नहीं। अगर वो डाउट सेशन नहीं है, तो अगर तुम्हारा टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है और तुम जाके कहो सर एनएलएम वाला क्वेश्चन वहां बता दीजिएगा, हम उसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो तुम्हारे क्लास के बच्चे तुम पे क्या करेंगे, जूते बरसाएंगे, है ना। कि अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, सिलेबस बढ़ने दे। तो टाइमली क्लास, खुद को अपडेट रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, खुद को अपडेट नहीं रखोगे, पीछे चलोगे तो तुम हमेशा डिप्रेशन में चलोगे। बात समझ रहे हो। वैसे भी कोटा में आजकल इतना सुसाइड हो रहा है, देख ही रहे हो, है कि नहीं। हालांकि मुझे पता है तुम लोग उस श्रेणी के नहीं हो, तुम लोग इतने ज्यादा, तुम लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जो उतना सीरियस होंगे, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू वार्न यू कि एकदम मजे से पढ़ना, लेकिन रेगुलर होके पढ़ना, टीचर से एक कदम आगे रहने की कोशिश करना, फिर देखना क्लास में कितना मजा आता है। ओके अच्छा, क्लास के बाद ना डीपीपी और स्टडी मटेरियल तुम्हें हम देने वाले हैं। अच्छा, नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी कुछ कुछ चैप्टर का दूंगा, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पूरे अलीगढ़ में कोई नहीं देगा, पूरे अलीगढ़ में कोई नहीं देगा, लिख के ले लो, सिर्फ हम देंगे विथ वीडियो सोल्यूशन। अच्छा, तुम लोगों ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अभी देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा, तुम लोगों ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अभी नहीं देखा। अरे अब तो नहीं नहीं, वो पिछले साल का है जो तुम देख के आए हो ना, अब तो उससे भी ढांसू बन गया है, डू यू नो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखते हैं इसमें है भी कि नहीं। क्या कह रहा हूं, हाँ वीडियो सोल्यूशन बन रहा है, बन रहा है। हम्म, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि तुम लोग देख पाओ। और वीडियो सोल्यूशन जानते हो कौन लोग शूट कर रहे हैं, जो काफी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, दे आर फ्रॉम आईआईटीज। दे आर गोइंग टू शूट अ वीडियो सोल्यूशन फॉर यू। हाँ क्या कह रहा हूँ, अरे अरे जो तुमने देखा होगा ना वो पुराने ऐप, मतलब वो पुराना वाला वीडियो सोल्यूशन, वो तो पुराना था, पर अभी जो तुम देखोगे, अभी मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये नया है, ये मतलब अभी अभी का है। सर ये पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे हमको? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तुम लोगों ने कोर्स तो बाई किया होगा ना गुरु, हाँ, इस पे जाओ और इस पे क्लिक करो, देख रहे हो 2022-23 का जो सवाल आया है, ठीक है, 2021-22 का जो सवाल आया है, 2020-21 का जो सवाल आया, दिख रहा है तुम्हें, जिस ईयर में जो सवाल आया है ना, ये तुम्हें क्लियरली क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, और बहुत बढ़िया से मैंने टाइप करा है, बड़ी प्यार से,
ठीक है, जिस साल नहीं आया उसमें लिखा गया है कि नो नो क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे नीचे जाओगे इसका तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा। और ना इसके नीचे ना तुम्हें इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और अभी अपडेट मतलब अभी पूरा अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तुम्हारा बैच का कोर्स मैंने अभी क्रिएट किया है, लेकिन हर एक दिन अल्टरनेटिव पे मतलब इस महीने पे एक दिन अल्टरनेटिव पे एक चैप्टर का वीडियो पढ़ना ही स्टार्ट हो जाएगा। इस महीने से लेके अगले महीने तक पूरे पीवाईक्यू का तुम्हारा एकदम मस्त वीडियो सोल्यूशन शूटेड रहेगा, समझ रहे हो। और इनके आंसर कीज और आंसर जो सोल्यूशन होता है ना रिटन सोल्यूशन वो भी रहेगा। तो तुम्हें अगर वीडियो सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो तुम वीडियो सोल्यूशन से देखो, अगर तुम्हें आंसर से पसंद आ रहा है तो तुम आंसर से देखो। दैट विल बी योर चॉइस कि तुम्हें कैसे देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, तो ये ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनवा रखा है ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। अच्छा लेकिन एक चीज गड़बड़ है इसमें, तुम ना इसे शेयर नहीं कर सकते। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि अच्छा अपने दोस्तों के साथ भी डाउनलोड करके शेयर करूंगा, तो तुम्हें नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसको तुम डाउनलोड तो कर पाओगे बट हमारे ऐप में ही डाउनलोडेड रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो गाइस? इवन जैसे तुम ए चैप्टर खोलो, ए चैप्टर खोलो, इसमें तुम्हें दिख जाएगा कौन से ईयर में कौन से कितने सवाल आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, समझ रहे हो? कितने कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से ईयर में इस चैप्टर से कितने आए थे, इसका एक वो मिल जाएगा। इवन अभी मैं एक चीज और ऐड करवाने वाला हूँ, गेस करो क्या ऐड करवाने वाला हूँ। जैसे हर टीचर तुम्हें पढ़ाता जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक, जो हॉट टॉपिक है जिससे ज्यादा सवाल आता है उसको फ्रंट पेज पे ऐड करवा दूंगा। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें फायदा होगा। अब पूछो क्या फायदा होगा? जब तुम रिवीजन करोगे ना तो उसको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डाल के रिवीजन करना, क्योंकि जो हॉट टॉपिक है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। तो ये देखो तुम्हारा केमिस्ट्री का पीवाईक्यू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? दिख रहा है तुम्हें? तो ये चीज मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बनवा के रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा कहाँ पे? अरे तुम एसटीबीजी एकेडमी, तुमने यहाँ से ही तो कोर्स बाई किया होगा। कहाँ से किया है कोर्स, कहाँ से बाई किया है? अरे कोर्स जाके बाई किया होगा ना यहाँ से स्टोर पे, एसटीबीजी एकेडमी ऐप पे। एसटीबीजी एकेडमी ऐप होगा, यहाँ पे जाके यहाँ से तुमने कोर्स बाई किया होगा और यहाँ से तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी सिंपल। यहाँ पे तुम जब जाओगे ना तो कंटेंट में जाके देख लेना, व्यू ऑल कंटेंट पे जाना और यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये करना बहुत जरूरी है। ये देखो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इसमें जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक चीज बड़ा खास मिलेगा। यहाँ पे नहीं है क्या? हाँ यहाँ पे जाओ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज दिख रहा है गाइस? इसमें फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। कैसा कैसा है भाई? पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। और एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे जो दिखाऊंगा वो ज्यादा अभी तुम्हारा पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस जब होगा वो तुम्हारे टीचर बताते रहेंगे, लेकिन ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कोई नहीं बताएगा कब करना है, ये तुम्हें खुद ही करना है। जैसे तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाए मैं एक दो अनलॉक करके दिखाता हूँ और कैसे टेस्ट सीरीज देना है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स होते जाएंगे, समझ रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर होते जाएंगे तुम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते जाना, क्योंकि तुम्हारी भलाई जो है ना इसी में है। टेस्ट सीरीज से मत पीछे हटना, कभी मत हटना, चाहे जो भी मामला हो। टेस्ट सीरीज से तो बिल्कुल हमेशा तुम रेडी रहना कि हाँ भैया टेस्ट सीरीज तो हमें टाइमली देना ही देना है, चाहे मामला जो भी हो हम टेस्ट सीरीज देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें पता क्या कैसे चलेगा कि तुम्हारे टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। और ये जो टेस्ट हमने बनाया है ना, ये किस पे बेस्ड बनाया है? तुम्हारे सिलेबस के बेस्ड ही बनाया है। और मेरे टेस्ट सीरीज से जैसे मैंने अनलॉक कर दिया, ये देखो वेक्टर का टेस्ट है, इसमें दिया होगा टेस्ट सीरीज के बारे में दिया है कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आई हैव रीड, मतलब 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन है और 1 घंटे का टाइम है। तो ऐसे ही करके टेस्ट होगा। अब मान लो मैं अटेम्प्ट टेस्ट पे जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मेरे सामने दिखेगा कि आई अब स्टार्टिंग अ कार फलाना ढिमकाना, जो आंसर मुझे सही लगा उस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ूंगा। दूसरा सवाल तुम्हें दिख रहा है कि एक बॉल ड्रॉप किया गया बिल्डिंग के टॉप से, ये 0.5 सेकंड लेता है, जो ऑप्शन सही लगे उसको क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करो, जो सही लगे आगे बढ़ जाओ। फाइनली जब सब हो जाए तो टेस्ट को सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट कर दो टेस्ट, तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखो मतलब बड़ा गंदा मार्क्स आया है,
है ना, मैं मजाक में दिखा रहा था, बट ये तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, करेक्ट कितना हुआ, इनकरेक्ट कितना हुआ। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे सोल्यूशन देखना है, तो तुम्हें यहाँ सोल्यूशन दिख जाएगा, दिख रहा है क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने 2 टिक किया था जो कि गलत था, और इसका करेक्ट आंसर ए है, मतलब करेक्ट सोल्यूशन ए है। तो मैंने ऑलमोस्ट जो मुझसे हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए पूरा प्री प्लान्ड कर दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है कि भैया तुम कैसा फोड़ते हो। चैप्टर पढ़ना है, जैसे चैप्टर खत्म होगा क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अच्छा जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा वो मैं कराऊंगा, है ना, उसका शेड्यूल मैं डालूंगा, ठीक है, बात समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पार्ट चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें मिल जाएंगे, और तुम्हें खुद ही देते रहना है। पार्ट सिलेबस टेस्ट मैं कराऊंगा, और फुल सिलेबस टेस्ट भी मैं कराऊंगा, और लास्ट में कुछ और फुल सिलेबस टेस्ट हमने ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से तुम्हें करना है काम हमारे साथ, अगर तुम करना चाहते हो तो। आर यू वेटिंग माय पॉइंट गाइस, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? किसी ने कुछ पूछा क्या? भाई तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो, योर वॉइस इज वेरी लो। अच्छा तुम में से जो लोग ये पूछ रहे थे भैया आपके यहाँ से टॉपर्स कैसे आते हैं, तो देखो हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, और मेरे पास ऑलमोस्ट वो बच्चा आता है जिसको लगता है कि एएमयू मतलब जेई नहीं निकल पा रहा है, या जेई के लायक हमारी उतनी तैयारी नहीं हुई है, और हमारा 11th 12th खराब हो गया है। बच्चा ये सोच के आता है, फिर भी हमने टॉपर्स दिए हैं भाई, 14th रैंक दिया है, 18th रैंक दिया है, 45 रैंक दिया है, इस साल का 45 रैंक, 50 रैंक, 97 रैंक, 92 रैंक, हर साल हमारे यहाँ से टॉप 100 में बच्चा रहता है। और तुम अभी भी जाके कंप्यूटर साइंस में पूछ लो कि संदीप भैया को कितने जानते हो, तो मोर देन 75% बच्चे हाथ खड़े कर देंगे कि यस मैं संदीप भैया को जानता हूं। और टॉपर्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था उसकी वीडियो तुम्हारे बैच में पड़ी हुई थी। तो तुम टॉपर्स की टेंशन में मत रहो भाई, तुम टॉपर्स के टेंशन में मत रहो, तुम बस 7-2 लाइनें लग जाएंगी, लेकिन मसला ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, तुम्हें भी अपना लेवल पता होगा। और इस लेवल के बच्चे मेरे पास आते हैं और बाद में एक तगड़ा रैंक लेके जाते हैं, मतलब वो बंदा जेई वाले के साथ एएमयू के कंपटीशन में बैठता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जेई वाले को पछाड़ के एएमयू में अच्छा रैंक लेके आ जाता है। अब तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो भैया पॉसिबल है, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजी। जेई में तुम्हारे पास कितने सवाल होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन विद इन 150 मिनट्स। बट जेई मेन में 180 मिनट्स, बट जेई मेन में 150 क्वेश्चन होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन विद इन 180 मिनट्स। तो ये तुम देख सकते हो कि 150 सवाल को 180 मिनट में करना है, और वहां 75 सवाल को 180 मिनट में करना है। हालांकि जेई का लेवल काफी टफ होता है, इस वजह से वहां पर क्वेश्चन टाइम भी ज्यादा होता है। यहां पे क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, पर क्वेश्चन टाइम क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि स्ट्रेटेजी बदल जाती है, और एक बंदा जो एमयू की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी उनसे अच्छा करके लेके जाता है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि तुम कैसा कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आईआईटी वाला आईआईटी की जो तैयारी कर रहा है वही फोड़ेगा। बहुत सारे बच्चे एमयू में बैठते हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनसे घंटा एएमयू के वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आता है। और हमारे यहाँ का बच्चा जो एएमयू डब्ल्यूबीजेई इन सब की तैयारी कर रहा है वो इनसे ज्यादा बेटर करके लेके जाता है। बात समझ रहे हो? और जो ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं उनको एमयू में बैठने की जरूरत ही नहीं है, ही विल गो फॉर आईआईटी ऑफ कोर्स। बात समझ रहे हो? अरे समझे कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो देखो हर साल हमारे यहाँ से सिलेक्शन रेशियो काफी बढ़िया रहता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि भैया तुम्हें कैसा करना है। अगर तुम फोड़ना है तो आओ फोड़ो, नहीं फोड़ना है तो ये तुम पे डिपेंड करेगा कि भाई तुम बैठ के मजे करो 8 महीने, ठीक है, और बाद में अपना करियर डुबा लो। हाँ कुछ लोग पूछेंगे कि भैया ठीक है आप एएमयू के लिए बोल तो रहे हो पर प्लेसमेंट कैसा है, तो देखो एएमयू में प्लेसमेंट आई वुड लाइक टू से कि ठीक ठाक है, एक एवरेज सा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी आरओआई जो है काफी अच्छी है। प्लेसमेंट जो होता है एवरेज प्लेसमेंट 6 एलपीए का है, हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए का है, और बहुत सारी पीएसयूज यहाँ पे आती हैं, और मीडियम सैलरी 5.5 का है यहाँ पे। इस साल का जो अमेजोन में हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज था वो 1.23 करोड़ का था सालाना। बात समझ रहे हो? तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है। परसेंटेज प्लेसमेंट 385 बच्चे थे एनआईआरएफ के डेटा के अनुसार, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है। 385 में से 307 बच्चे प्लेस्ड हो गए विद अ मीडियम सैलरी 5.5, जो कि अच्छा है। और 78 बच्चे जो थे कहाँ पे गए, मतलब हायर स्टडीज के लिए गए। और यहाँ के बच्चे वैसे ज्यादातर हायर स्टडीज में ही जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से फॉरेन एमएस के लिए जाते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी खुद इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और काफी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज से कोलेब्रेशन है, हमारे लैब्स काफी बढ़िया है। बात समझ रहे हो? मतलब आईआईटी के टक्कर के लैब्स एमयू में है।
यस यस यस, बताऊंगा भाई बताऊंगा, रुको। ठीक है, ओके। अब तुम्हारी बात ये आती है कि भैया सिलेबस क्या है फिजिक्स का। ये है पूरा फिजिक्स का सिलेबस, कितने लोगों को दिख रहा है गाइस? अब यही मेनली हमें डिस्कस करना है, क्योंकि चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बाकी तुम्हारे मैथ्स वाले सर मैथ्स डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मोटो क्या है भैया? मेरा मेन मोटो है फिजिक्स को डिस्कस करना। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ 12th का पोर्शन है और कुछ 11th का पोर्शन है। 45% लगभग लगभग 11th का रेशियो होता है और 55% लगभग लगभग 12th का रेशियो रहता है। तो बताओ किसका रेशियो ज्यादा है, 11th का या 12th का? अरे 12th का। लेकिन बिना 11th के तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। फोर्स तुमने सबसे पहले कब पढ़ा, 11th में या 12th में? 11th में। अब जो फोर्स तुमने 11th में पढ़ा है, ये फोर्स पूरा 12th में यूज होगा। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुमने फर्स्ट 11th में पढ़ा, वो पूरा का पूरा हम 12th में यूज करेंगे। जो तुमने मतलब एनएलएम में मोमेंटम, मतलब मोमेंटम हो गया, रोटेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, जो जो तुम 11th में पढ़ोगे, इसको हम 12th में पूरा कंप्लीटली यूज करेंगे। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 11th साफ है? कोई ऐसा है जिसका 11th गोल है? अच्छा, तो अगर तुम्हारा फिजिक्स में 11th गोल है, तो बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारे 12th, मतलब अगर तुम्हारे फिजिक्स के क्लास 11th में गोल है, तो 12th में भी न्यूमेरिकल लगाते टाइम तुम गोल हो ही जाते होगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें 11th की होती हैं जो तुम्हें समझ में आती नहीं होंगी। तो मैं तुमसे कहूंगा कि भाई, अगर देखो, अगर तुम फिजिक्स को हाथ में पकड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मैं सबसे पहले ना मैथ्स पढ़ाऊंगा, इससे भी पहले मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा। उसको हम बोलेंगे इसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अच्छा, अब उसमें क्या होगा? तो भैया हम पहले सीखेंगे वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, ग्राफ सीखेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, बेसिक रूल सीखेंगे, मतलब बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उसको सीखेंगे। तुमने देखा है फिजिक्स में कितने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? कोई भी पीवाईक्यू खोलो, गारंटी है 3-4 क्वेश्चन तो ग्राफ का होगा ही होगा। होता है कि नहीं होता है? क्या तुम्हें समझ में आता है? बहुत सारी लोगों को नहीं समझ में आता है। रीजन क्या है? क्योंकि उनका बेसिक गोल है। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और जो कि बहुत ही इसेंशियल है फिजिक्स के लिए। तो पहला हमारा वो होगा, उसको हम बोलेंगे चैप्टर 0। 0 चैप्टर कहेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे। पहले हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा मैथ्स आता होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम अपने अंदाज में मैथ्स पढ़ोगे, हम अपने अंदाज में पढ़ाएंगे। और दूसरा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत एडवांस तक पढ़ाऊंगा। इतने एडवांस तक का कि तुम अगर जेईई मेन में भी बैठोगे ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हवा ही नहीं लग रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन तुम करके आओगे। तो परेशान मत हो। पहला चैप्टर 0 बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये तुम्हारे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर एनएलएम पढ़ेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर मोशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम पहले कवर करेंगे शुरू के 1 से 2 महीने में। लगभग 2 महीने ज्यादा ही लगेंगे, 2 महीने प्लस 2 से 3 महीने हमारे लग जाते हैं। और ये 11th के चैप्टर हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे, जैसे ही ग्रेविटेशन खत्म होगा, हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। किस पे आएंगे बच्चों पार्टी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और यहां से तुम्हारा 12th स्टार्ट होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे 2 मंथ्स में। तो टोटल यही लेने में 4 मंथ लग जाएंगे। 4 नहीं, 5 भी मान लो, 5 भी लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद ईएमआई हो गया, एंड देन एसी हो गया। ये चैप्टर बड़ा वैल्यूएबल है, मतलब बहुत बड़ा वेटेज है। और ये चैप्टर जो है ना, ये जो चैप्टर है, शुरू के 4 चैप्टर और नीचे के 4 चैप्टर, ये थोड़े टफ होते हैं। कैसे होते हैं भाई? टफ होते हैं। लेकिन अगर तुम इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो अगर किसी का रोल होगा, तो इन्हीं 4 चैप्टर का होगा। नीचे वालों को तो खासकर, ऊपर वालों का किस में होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा। और नीचे वाले में किसका होगा भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो तुम्हें बात समझना है कि भैया, अच्छा, मैं जैसे सिलेबस डिसाइड करूंगा, तुम्हें वैसे पढ़ना है। बीच में बकैती नहीं करना है कि सर सॉलिड क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी का पढ़ाएंगे और ड्यूअल नेचर का पढ़ाएंगे। फालतू का बकैती तुम्हें बीच में नहीं करना। हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, हम अपने हिसाब से टेस्ट लेंगे। क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली,
यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द शेड्यूल कि संदीप भैया जैसे पढ़ा रहे हैं आपको वैसे पढ़ना है, बात खत्म। बस आप क्लासेस रेगुलरली करते जाइए, फिजिक्स में आप मास्टर बन जाएंगे, बशर्ते जितना मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूं उतना प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लास कभी भी आपको मिस नहीं करना है, अगर कभी मिस हो गया गलती से तो रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है। और टेस्ट सीरीज तो भाई अमृत है, उसे पियो, अगर नहीं अमृत पियोगे तो भाई साहब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो गाइस? क्या कह रहे हो? नहीं बिल्कुल वेटेज है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑप्टिक्स में, और ऑप्टिक्स के बाद आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स का काफी बड़ा वेटेज होता है, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में। जब तुम जेई मेन देने जाओ, बिट सेट देने जाओ, वीआईटी ट्रिपल ई देने जाओ, या फिर तुम एमएससीटी या डब्ल्यूबीजेई देने जाओ, मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे सवाल आने वाले हैं ये तुम्हारे। उसके बाद से हम बस छोटे मोटे चैप्टर हमारे पास रह जाएंगे जो कि हमारे लिए बड़ा जरूरी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ बल्क एंड मैटर, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी, और मतलब पूरा ये थर्मो वाला चैप्टर, एसएचएम और वेव, एसएचएम वेव और थर्मो वाला चैप्टर, ऐसे करके हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। एक आध चैप्टर हो सकता है छूट गया हो, पर हम इसी हिसाब से करेंगे। बात समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे बारे में तो तुम लोग जानते ही होगे, मैंने अपनी बीटेक एएमयू से ही करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है, और बिसाइड अ फिजिक्स एजुकेटर आई एम अ करियर काउंसलर, और मोर देन 1000 से भी ज्यादा लोगों का मैंने अब तक एडमिशन करा दिया है। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा, तुम चैनल पे जाके देखना। और फिजिक्स का मेंटर तो हो ही, बाकी तो तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया कैसे हमें काम करना है, कैसे नहीं करना है। ये थोड़ा सा एक वेटेज है, देख रहे हो, ये वेटेज है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। इससे एक सवाल हर बार आना फिक्स है, गारंटी है। काइनेमेटिक्स से काफी अच्छे खासे मतलब 3-4 सवाल आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स और एनएलएम मिला के 3-4 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी तो एनएलएम से 5-5 सवाल आया है। बात समझ रहे हो? तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा, यहीं से तुम्हारा परीक्षा, कठिन परीक्षा स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं से क्या है ना, एनएलएम से ही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यहां से मामला थोड़ा सा टफ हो जाता है। बात समझ रहे हो? और कई बार ऐसा होता है कि 5-5 सवाल एनएलएम से मिल जाता है, और कई बार एनएलएम से अगर सवाल ना भी आए ना, तो दूसरे चैप्टर में घुसा के दिया जाता है। पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुसा दिया, पता चला रोटेशन में घुसा दिया, पता चला सेंटर ऑफ मास में घुसा दिया, तो सवाल यहीं से घुसा घुसा के बनाए जाएंगे। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, लेकिन यू हैव टू फॉलो माय लेक्चर्स स्ट्रिक्टली। अगर तुम लेक्चर्स को डेली फॉलो कर रहे हो, अच्छा तुम्हें जब भी लगे कि भैया अब नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू टेल मी। जब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और तुम में से सबसे मैं कहूंगा भाई, शर्माना मत यार, है कि नहीं? कौन सा तुम कुछ गलत बोल दोगे तो तुम्हारी शादी कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ लड़की देखने तो आए नहीं हो कि गलती से भी कुछ निकल गया, पापा सिखा के लाए होंगे कि बेटा जाके वहां कुछ बोलना मत, वरना पता चल जाएगा लड़की वालों को, शादी, हाँ तुम्हारी शादी कट जाएगी। ऐसा तो होना नहीं है कि नहीं? अच्छा, ये लड़कियों के लिए भी है, तुम्हारी भी शादी नहीं कटने वाली है, परेशान मत हो, तुम भी बोल सकती हो। ऐसा नहीं कि गूंगी बन के बैठी है और कुछ पूछा नहीं, और बाद में बोल रही है कि पता नहीं क्या पढ़ाते थे सब, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता था। एक पिछले साल लड़की थी, एक दिन आई कह रही है पता नहीं पूरे साल क्या पढ़ाते थे, हमको समझ में ही नहीं आता था। मैं बोला इसका अटेंडेंस निकलवाओ। अटेंडेंस में भाई साहब उसने 40% भी अटेंडेंस अपनी मेंटेन नहीं रखी थी। तो परेशान मत हो, तुम आओगे ना तो क्या है ना कि हम लोगों ने तो ऐसा, मतलब एआई सिस्टम है, अटेंडेंस तुम्हारा कैप्चर कर लेता है। तुम कितने टेस्ट अपने जीवन में दिए हो ना, ये भी कैप्चर कर लेता है। तो तुम परेशान मत हो। एक के पेरेंट्स आए कह रहे हैं हमारे बच्चे का नहीं हुआ, मैंने बोला रुको, रुकिए आप रुकिए, मैं उसकी जन्म कुंडली निकलवाया। मैं बोला 25% भी क्लास नहीं किया कायदे से। ओके, अरे हेलो भाई, हेलो, हु इज दैट? कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, ठीक है गाइस, तो समझ में आ रहा है। मैंने उनको पूरा चिट्ठा निकाल के दे दिया कि देखिए आपके बेटे ने अपने जीवन काल में हमारे यहाँ कितना टेस्ट दिया है, और उसके तभी मार्क्स उतने नहीं आ रहे थे कि एमयू क्लियर करे। आप क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एमयू क्लियर करे? तो तुम ये मत समझना कि तुम स्मार्ट हो, तुम बाद में टीचर पे एलिगेशन लगा सकते हो, या तुम ये कह दोगे कि ऐसा है वैसा है। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है भाई। जब भी तुम्हारे पेरेंट्स जिस दिन भी पूछेंगे, हम ऑनेस्टली बताएंगे
बस तुम्हारे पेरेंट्स आके एक बार पूछे तो, एक एक मतलब तुमने अब तक कितना टेस्ट दिया सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, तो तुम इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। और अपने पेरेंट्स का नंबर फीड करवा देना, ताकि हर टेस्ट के बाद उनके पास वो चला जाए, मैसेज चला जाए कि कौन से टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे, ताकि तुम्हारे पिताजी को और माताजी को भी पता चले कि जो उनके सुपुत्र हैं वो कितना बढ़िया मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आधी दुनिया तो अंधेरे में जी रही है, तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अंधेरे में अभी भी जी रहे होंगे, और अभी मेरे कहने का मुझे पता है बहुत सारे लोगों पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनको जीना ही अंधेरे में है ना, उनको जीवन से तो कुछ लेना देना है नहीं। एक फैशन है कि भैया कोचिंग करनी है, कोचिंग करने आगे मुंह उठा के, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन तो खैर नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं दिखा रहा हूं कि कौन से चैप्टर से जनरली कितने सवाल आते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे मैं बताता जाऊंगा कि इस चैप्टर से इतने सवाल आने की संभावना होती है, और इस चैप्टर का हॉट टॉपिक ये है। और जब तुम नोट्स बनाना ना, उसमें हॉट टॉपिक करके लिखते जाना कि ये हॉट टॉपिक है, और रिवीजन के टाइम पे उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, बात समझे। अच्छा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे तो तुम्हारे दूसरे टीचर ने बात कर ही लिया होगा, गेस करो, बताओ कितना। दो चीज होता है यहाँ पे, एक लोग होते हैं एक्सटर्नल और एक लोग होते हैं इंटरनल। तुम बताओ एक्सटर्नल को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? हाँ, कह सकते हो 50 चाहिए होते हैं। लेकिन इस साल हमारा एक स्टूडेंट था, जानते हो कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ? बोलो, एक्सटर्नल था, गेस करो कितने पे, बोलो गेस करो। अरे यार 38 टू या 39 मार्क्स थे उसके, और उसको अभी सिविल मिली है। सिविल मिली है, केमिकल मिली है, ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट जब उसकी, चूंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूं अपने बच्चों का, तो हमने जब काउंसलिंग करा था तो उसको फूड मिला था। मैंने बोला भाई परेशान मत है, परेशान मत हो, फूड मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर तू अपग्रेडेशन के लिए डाल दे। अपग्रेडेशन में डाल दिया था, तो या तो उसको पेट्रो मिली है या केमिकल मिली है, इन्हीं दोनों में से कोई अपग्रेड होके मिली थी। क्योंकि जिस दिन उसका अपग्रेड हुआ था उसी दिन कॉल आया था कि भैया मेरा अपग्रेड हो गया। पहले वो फूड मिला था, बाद में उसका शायद केमिकल, मतलब पेट्रोकेमिकल या केमिकल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर 38 39 नंबर भी आता है किसी का, तो इसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। अब चूंकि मैं हूं तो मैं तो अपडेट करता रहता हूं अपने बच्चों को। कोई चांस अगर वेटिंग में बहुत कम भी है, 400 500 वेटिंग भी है, तो भी मैं वो किया रहता हूँ कि भाई धैर्य रखो, हो जाएगा हो जाएगा, और फाइनली चल के हो जाता है। क्योंकि मुझे तो पता है हर साल का कि इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है और क्या रहता है, ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट अपन लोग करते ही हैं। लेकिन अब मसला ये है कि क्या हमें 38 ही लाना है? तो तुम लोग कभी ये सोच के मत लेके आना, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर ओनली 38 40 50, यू आर हियर, मतलब एटलीस्ट इतना सोचना कि भैया अपन लोग कंप्यूटर साइंस का टारगेट कर रहे हैं, और कम से कम 80 90 नंबर तो आने ही चाहिए। 80 मार्क्स पे तुम्हारे कंप्यूटर साइंस मिल जाएंगे एज कम्पेयर, मतलब किसके लिए, एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल को तो ऐसे 75 या 70 के बीच में रहता है, तो भी सीएससी या एआई आराम से मिल जाता है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनके तो 35 मार्क्स पर भी इंटरनल का एडमिशन हो जाता है, तो उनको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। उनका तो कभी कभी इससे कम पे भी हो जाता है, बस जस्ट लीव दैट, ठीक है। हमारा मोटो ये नहीं है, और मैं तुम्हें अभी कट्टा बता के इतना ज्यादा परेशान नहीं करने, मतलब इतना ज्यादा लापरवाह नहीं बनाना चाहता हूं कि तुम अब से पढ़ाई कम कर दो कि अरे इतने कम नंबर पे हो जाएगा। वैसे तुम में से कुछ लोग इससे पहले दिए होंगे और उनकी भारी बेइज्जती हुई होगी, उन गधेड़ों से 35 नंबर भी नहीं आ पाया होगा। कोई है उसमें से, तुम में से कोई है जिसने 40 नंबर का भी काम नहीं करके आया? 150 सवाल आते हैं तुम्हारे में, 150 सवाल। सोचो अगर 150 सवाल में से तुम 40 सवाल भी सही नहीं करके आ रहे हो, तो क्या करके आ रहे हो चचा, बोलो। कोई है जो सुन रहा है? अरे बोलो भाई। सर मैं मेरे नहीं आई। नहीं आई थी, कोई बात नहीं, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ओके, तुम्हें अभी सोचने की जरूरत है क्यों नहीं आई थी, क्योंकि पेपर तो इजी होता है। अरे पेपर इतना टफ तो आता नहीं है। पेपर तो उतना ही आता है कि ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज सा भी बंदा 100 में से 70 60 70 नंबर कर ले, इतना भी टफ पेपर नहीं आता है। हाँ कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, आई एग्रीड, बट सारे नहीं होते ना, कुछ कुछ तो इजी होते होंगे। तो 150 में 50 नंबर तो इजी ही होते होंगे, 50 नंबर तो कराई जा सकता है ना। अच्छा बोर्ड की वजह से नहीं आया, इस बार तो बोर्ड नहीं है ना,
इस बार तो बोर्ड नहीं है ना, हाँ तो जी जान लगा के काम करो, 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुमको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ के लिए तुम बिल्कुल परेशान मत होना लाइफ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तुम में से लग रहा होगा कि भैया और किसका एग्जाम दे सकते हैं, तो अगर तुम हमारे यहाँ एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें जेई मेन में भी देना है, जेई मेन में भी बैठना है, और जेई मेन भी तुम अच्छा करके आओगे, तुम देखना एक बार। सीयूईटी में भी तुम अच्छा करके आओगे, सीयूईटी भी तुम दे सकते हो। अगर तुम्हें एएमयू बीएससी देना है तो एएमयू बीएससी भी दे लो, बीसीए वगैरह में एडमिशन हो जाता है लोगों का, लेकिन लोग बैकअप के लिए देते हैं। तुम डब्ल्यू जेई दे सकते हो, बिटसेट दे सकते हो, वीआईटी दे सकते हो, एमएससीटी दे सकते हो, जितने भी एग्जाम में पीसीएम पूछा जाता है, इवन तुम एनडीए भी दे सकते हो, उन सब के लिए कोर्स यूजफुल है। तुम इसके साथ साथ सिर्फ एएमयू की तैयारी नहीं कर रहे हो, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और तुम एक अच्छा फोड़ के आओगे। इवन अगर तुम बोर्ड्स में हो ना, तो तुम्हारे 12th के लिए भी ये ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बात समझे? ये सब कुछ कवर हो जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी रेगुलर एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलो, तो तुम्हें कुछ तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्लासेस कैसे होंगी। तो मेरी क्लास जो होगी ऐप पे होगी, ऐप पे। अभी जूम पे ले रहा हूं, लेकिन डेली जूम पे नहीं लूंगा, ऐप पे लूंगा, ठीक है। ऐप पे लूंगा और वहीं से मेरी क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी टीचर्स की क्लास वो खुद ही बता देंगे। सेट सेट टाइम बाउंड गोल, एसटीबीजी एकेडमी, एसटीबीजी एसटीबीजी। वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सेस दिलवा दूंगा, डोंट वरी, यू विल गेट एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोग का डेटा लेके एक्सेस दिलवा दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो मेरी फिजिक्स की क्लास एसटीबीजी एकेडमी पर होगी, और फिजिकल केमिस्ट्री की भी क्लास एसटीबीजी एकेडमी कोर्स पे भी होगी। क्लास के बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो अगर कभी क्लास छूट गया तो तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखना है। अच्छा मेरी क्लास जो होगी, क्या क्या कह रहे हो? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले सर ने, अभी केमिस्ट्री वाले सर ने क्लास लिया तो था भाई तुम्हारा, यस सर। ओके ठीक है। अच्छा कौन है भाई? ओके ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है। फिजिक्स की क्लास जो होगी तुम्हारा 20 तारीख के बाद से होगी, 20 के बाद से होगी। आर यू गेटिंग में, आर यू गेटिंग में पॉइंट गाइस? अच्छा केमिस्ट्री की क्लास, ललित जी से बात हुई थी, ललित सर तुम्हारे कह रहे थे कि वो कल से क्लास रेगुलरली लेंगे, और एक क्लास तुम्हारी रेगुलरली फिजिकल की लगेगी, ठीक है। तो फिजिकल की मे बी 2-4 दिन डिले हो, पर मेरी क्लास तो खैर 23 के बाद से होगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मैं बिजनेस में बिजी हूँ। आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्लास, और उसके बाद से तो रेगुलर रहेगी पूरा तुम्हारे, मतलब मेरी क्लास जो चलती है। तुम्हारा एग्जाम ऐसे होता है कि अप्रैल में होता है, मतलब अप्रैल या मई में होता है, ठीक है। तो हम उससे पहले पहले मार्च मार्च तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ फिर से मार्च से पहले पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ टेस्ट होता है, और टेस्ट में आना है, और कुछ कुछ रिवीजन सेशंस रहते हैं। तो तुम्हारा कुल मिला जुला के ज्यादा परेशान नहीं होना है, हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन बशर्ते तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें 4.5 घंटे मुझे दो, 1.5 घंटे की ये क्लास होती है, 1.5 घंटे की फिजिक्स की क्लास है, तुम 1.5 घंटे मुझे दो, मैं तुम्हें फिजिक्स में मास्टर बना दूंगा। हमारे मैथ्स के टीचर भी अच्छे हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स भी अच्छे हैं, और कई लोग मिलके पढ़ाने वाले हैं, तो काफी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। अब तुम्हारी तरफ से अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर स्टडी मटेरियल में क्या रहेगा? यार स्टडी मटेरियल सारा तो अपलोडेड है भाई। तुम्हें स्टडी मटेरियल नहीं दिखा क्या? भाई तुम्हें स्टडी मटेरियल नहीं दिखा क्या? हेलो, नहीं दिखा। बताता हूँ तुम्हें। सर डेली अपडेट के लिए ग्रुप वगैरह बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह। उसमें चैट बॉक्स बना तो है यार, तुम्हारे उसमें चैट बॉक्स तो है। नोटिफिकेशन नहीं आता है ना उसमें। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आता है, ओके ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप एक बना देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ये देखो, तुम जब यहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें यहाँ कोर्स देखने को मिलेगा, कंटेंट देखने को मिलेगा। इस पर तुम क्लिक करना, जैसे ही तुम क्लिक करोगे, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल्स में तुम्हें चैप्टर वाइज आई थिंक डीपीपीज यहीं मिल जाएंगी। अगर नहीं अभी तक पढ़ा होगा तो तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, डीपीपी के नाम से चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जैसे है ना पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू, केमिस्ट्री पीवाईक्यू। अब शॉर्ट नोट्स लाइक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप का मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सर ये STBGFP है ना? हाँ हाँ ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके भी हैं, और यहाँ पे तुम्हें रिवीजन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जो अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से बाई नहीं किया है, पर यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के मतलब रिवीजन के क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली कंटेंट मिल जाएगा, समझ रहे हो, जैसे मैं शो कर रहा हूँ तुम्हें सारा दिख रहा होगा ऑलरेडी। यहाँ पे मोस्टली चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, ऑलमोस्ट सारी चीजें अपलोडेड है। तो आई थिंक तुम्हारा डाउट जो होगा इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुका होगा। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो फिजिक्स से रिगार्डिंग, अदरवाइज फिर मिलते हैं अपने क्लास में। फर्स्ट डे से मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। टाइम टेबल मेरी क्लास जो होगी ना, मेरी क्लास जो होगी 8 बजे से होगी, 8 PM से 9:30 तक, 9:30 तक। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये मेरे क्लास की टाइमिंग है। आई विल स्टार्ट माई क्लास एवरी डे एट 8 PM to 9:30। और कब से? लगभग मान लो 20 के बाद से, हो सकता है 23 से स्टार्ट करूं, 23 से स्टार्ट करूं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, कि तुम में से किसी मैं तो केमिस्ट्री का आपको बताऊंगा कि कितने टाइम रहेगी। कम, अरे बताया तो होगा, ललित सर ने बताया नहीं था केमिस्ट्री का तुम्हें? सर मुझे नहीं बताया। तुम क्लास में नहीं आए होगे, ठीक है, वो तो टाइम टेबल पड़ जाएगा ना। अरे टाइम टेबल पड़ जाएगा केमिस्ट्री का बताया था 6:30 बजे से, 6:30 बजे से। तो ठीक है, तो वो तो टाइम टेबल पड़ जाएगा कि कौन से टीचर की वीक में कितनी क्लासेस हैं और उनकी क्लास कितने बजे से है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ओके ठीक है गाइस, तो चलते हैं। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके, और देखते हैं अभी क्या रिस्पांस रहता है। तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, और अलीगढ़ की बेस्ट फैकल्टी हमारे पास है पूरे अलीगढ़ में, तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हर साल रैंक देते हैं और इस साल भी रैंक देंगे, बशर्ते तुम हमारे साथ मेहनत करो। तुम्हें डिसाइड करना है कि रैंक तुम्हारी वो जो हम बैनर लगाएं वो तुम्हारा लगवाएं या किसी और का लगवाएं। बैनर तो हम लगाएंगे, बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, 500 से ज्यादा बच्चे हर साल हो जाते हैं, लास्ट तक जाते जाते 2 दिन बैच हमारा हो जाता है। तो बैनर तो हम हर साल लगाएंगे, ठीक है। वो तुम बैनर में तुम होगे कि नहीं होगे ये तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि हम सबको सेम ही पढ़ाएंगे। तुम कितना बढ़िया रैंक चाहते हो, इट्स अप टू यू। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। यस, क्या कह रहे हो? हाँ वो मैं दिला दूंगा, वो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।